हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेमोग्राफिक, मतलब होता है जनसांख्यिकी। यदि हम जनसांख्यिकी की बात करें तो जनसांख्यिकी का मतलब होता है कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना। क्या है? जनसांख्यिकी कहलाता है। और जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसके कई आधार होते हैं, है ना। उन आधार पर किसी भी क्षेत्र विशेष की या देश विशेष की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जनसांख्यिकी को शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग नामों से हम या अलग अलग ब्रांच के रूप में, शाखा के रूप में अध्ययन करते हैं। कहीं समाजशास्त्र के रूप में, कहीं अर्थशास्त्र के रूप में, कहीं मानव विज्ञान के रूप में जनसांख्यिकी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यदि हम जनसांख्यिकी की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो जनसांख्यिकी क्या है? मतलब जनसांख्यिकी जनसंख्या, मानव की जो जनसंख्या है उसका अध्ययन है, ठीक है ना। ये बहुत सामान्य विज्ञान इसे हम बोल सकते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी गतिशील मानव आबादी पर क्या होता है, इस जनसांख्यिकी को हम लागू कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? गतिशील मानव आबादी। गतिशील मानव आबादी का मतलब है कि जो एक्टिव हो, है ना। किसी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या है ना, उस पर इस जनसांख्यिकी को हम लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ मतलब ऐसी आबादी, मतलब गतिशील आबादी का मतलब होता है ऐसी आबादी जो किसी समय और स्थान के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। या तो जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, या उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, या वहाँ पर जन्म दर बढ़ेगी, मृत्यु दर घटेगी या मृत्यु दर बढ़ेगी। तो ऐसे कई प्रकार के क्या होते हैं, वहाँ पर समय और स्थान के साथ क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं जनसांख्यिकी, ठीक है, या डेमोग्राफिक। हम देखेंगे जनसांख्यिकी में अध्ययन का आधार क्या होता है। यदि हम जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं तो किन किन पैरामीटर्स पर, किस आधार पर जनसांख्यिकी होती है या जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो जनसांख्यिकी का जो आधार होता है उसमें जनसंख्या के आकार को देखा जाता है। आकार का मतलब होता है कि जनसंख्या किस प्रकार की है ना। जनसंख्या ज़्यादा है, कम है, पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो जनसंख्या का आकार, ठीक है। फिर जनसंख्या का वितरण कैसा है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, जैसे भारत, तो कहीं किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है ना। किसी राज्य में जनसंख्या सडनली इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है, कम ज़्यादा है, एक जैसी जनसंख्या नहीं है। तो इस आधार पर भी क्या होता है, जनसांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। फिर है जनसंख्या में जन्म दर कैसी है, जन्म दर कम है, ज़्यादा है, प्रवास, रहने का तरीका किस प्रकार का है, ठीक है ना। फिर मृत्यु दर, इन सभी चीज़ों के आधार पर क्या होता है, किसी भी जनसांख्यिकी, किसी क्षेत्र विशेष की या देश विशेष की जनसांख्यिकी पर क्या होता है, अध्ययन होता है। फिर हम बात करें कि जनसांख्यिकी का जो विश्लेषण होता है, यदि हम विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण का मतलब होता है कि उसके ऊपर, उस जनसंख्या का जो हमें आंकड़ा मिला है तो उनका जो विश्लेषण होता है वो हम बात करें स्टडी के आधार पर अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे हम शिक्षा और राष्ट्रीयता, धर्म और जातीयता जैसे मापदंडों के आधार पर भी क्या होता है। लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातीयता के आधार पर क्या होता है, जो हमारा जो हम देखें जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन इस जनसांख्यिकी को हम पूरे समाज पर या समूह पर लागू कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि शिक्षा का रेशियो अलग हो, है ना, जनसंख्या का रेशियो, जो राष्ट्रीयता है, धर्म है, जातीयता है, ये सब क्या होते हैं, विविधता के प्रकार है। लेकिन इस विविधता के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, जनसांख्यिकी को पूरे क्षेत्र में या पूरे समूह पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करें कि जो शिक्षण के क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पर क्या क्या होता है, जनसांख्यिकी को अक्सर क्या होता है, अलग अलग रूपों में अध्ययन करते हैं। जैसे समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र के रूप में, या मानव विज्ञान के रूप में, अलग अलग क्या होता है, इस रूप में उसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा जनसांख्यिकी है उसमें जो डेटा इकट्ठा करने की मेथड्स है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधियां हैं, किन विधियों के द्वारा जनसांख्यिकी के लिए डेटा इकट्ठा होता है। तो एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि वहाँ होती है जो देश कुछ
विकासशील से ऊपर आ गए हैं, विकसित हो गए हैं। और अप्रत्यक्ष विधि वहाँ होती है जो देश अभी भी विकासशील है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल होता है। तो प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष डेटा प्रणाली क्या होती है? तो प्रत्यक्ष डेटा प्रणाली में क्या क्या होता है, इसमें जो पंजीकृत आंकड़े हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड डेटा है, वहाँ से हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। किस किस की इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें जन्म मृत्यु की जानकारी मिलती है ना। और इसके अलावा, पंजीकृत डेटा के अलावा भी हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है जनगणना। जनगणना के आधार पर भी हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष डेटा मिल जाता है। आमतौर पर जो राष्ट्रीय सरकार होती है, किसी भी देश की जो सरकार होती है, वो क्या करती है, मतलब उस देश में जनगणना को करवाती है। जैसे हमारे देश में बात करें तो प्रति 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है। जैसे 2011 में हुई थी, है ना। तो अब 10 साल 2021 में फिर जनगणना होगी। अब जनगणना में उम्र को, मतलब उम्र के आधार पर उम्र को भी देखा जाता है। मतलब जनगणना में न केवल व्यक्तियों को या लोगों की जनसंख्या को गिनते हैं, बल्कि उनकी उम्र को भी उसमें गिना जाता है। लिंग, है ना, वैवाहिक स्थिति, किसी जनसंख्या की साक्षरता कितने प्रतिशत है, रोजगार की स्थिति कैसी है वहाँ पर, है ना, व्यवसाय कैसे हैं, भौगोलिक अवस्थिति, इन सब के आधार पर क्या होता है, जनगणना होती है। अब अप्रत्यक्ष डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे देशों में होता है जहाँ पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, ठीक है ना। अधिकांश विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रत्यक्ष डेटा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही जनगणना होती है। अब महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण अवधारणाओं में है अशोधित जन्म दर। मतलब जो जनसांख्यिकी है उससे कौन कौन सी चीज़ें हमें निकल कर आती हैं। अशोधित जन्म दर कितनी है, मतलब प्रति 1000 लोगों में जन्म दर कितनी है। फिर आता है सामान्य प्रजनन दर, मतलब 15 से 49 वर्ष की आयु में जन्म दर कितनी है। फिर आता है विशिष्ट आयु प्रजनन, मतलब जैसे किस एज वर्ग के लोगों में कितनी प्रजनन दर है। जैसे 15 से 19 वर्ष की आयु में कितनी प्रजनन दर है, या 20 से 29 वर्ष की आयु में। ऐसे ही मतलब क्या होता है, अलग अलग एज ग्रुप में क्या होता है, प्रजनन दर को निकाल सकते हैं। फिर अशोधित मृत्यु दर, प्रति 1000 लोगों में कितने मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर, मतलब जो बच्चे 1 साल की उम्र से कम आयु के हैं, है ना, उनकी मृत्यु दर कितनी है। फिर जीवन की आशा या जीवन प्रत्याशा भी बोल सकते हैं, वो भी निकालते हैं। कुल प्रजनन दर, मतलब प्रजनन जीवन में, किसी महिला के प्रजनन जीवन में जो बच्चों की संख्या है उसको हम बोलते हैं कुल प्रजनन दर। तो इन सभी चीज़ों को क्या होता है, जनसांख्यिकी के आधार पर निकाला जाता है। यदि हम भारत की जनसांख्यिकी की बात कर लें तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में हम 1,32 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें वृद्धि दर कितनी है, 1.19% की वृद्धि दर है। और घनत्व, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं पूरे भारत में, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें जन्म दर की, तो 19.3 जन्म होते हैं प्रति 1000 लोगों में। फिर मृत्यु दर कितनी है, 3.31। प्रजनन दर 2.3 है ना। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 40 बच्चों का निधन होता है प्रति 1000 पर, ठीक है ना। और 2030 तक अनुमान है कि भारत क्या करेगा, चाइना को भी जनसंख्या में क्रॉस कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने देखा जनसांख्यिकी क्या होती है, फिर हमने देखा कि जनसांख्यिकी का अध्ययन किस आधार पर होता है, फिर हमने देखा कि जो जनसांख्यिकी है उसकी विधियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 होती हैं, दोनों को हमने समझा। फिर हमने महत्वपूर्ण अवधारणाएँ देखी जनसांख्यिकी की, और भारत की जनसंख्या के बारे में हमने डिटेल से समझा, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात है कि जनसांख्यिकी क्या होती है या क्या है, इसको आप समझें ध्यान से। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। फिर हमने देखा जनसंख्या का आधार, जनसांख्यिकी का आधार क्या होता है, उन किन किन आधारों पर उसको हम समझते हैं, है ना। फिर हमने देखा कि विधियों मतलब प्रत्यक्ष विधि वहाँ होती है जो देश विकसित हो गए हैं या विकासशील से ऊपर निकल चुके हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रणाली का उपयोग होता है। फिर हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली को समझा। अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब जो देश विकासशील है ना, जहाँ पर क्या है, पंजीकृत डेटा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ठीक है। यदि आपको आज की क्लास में किसी बिंदु पर कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।